नमस्कार मित्रों, मैं केपी सर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल की क्लास में हमने बात की थी। देखिए, संडे को अपनी क्लासें ऑफ होती हैं लगभग और बाकी रेगुलर क्लासें लग रही हैं। लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। एक छोटा सा टॉपिक, बड़ा टॉपिक छोटे रूप में मैंने समझाने का प्रयत्न किया था। एक और छोटा सा बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ आज, जहां से सवाल अगर आएगा तो सीधा सीधा सवाल है, गलत होने का चांस नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो सवाल गलत होने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल देख के सुनिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आज का अपना टॉपिक है महान्यायवादी। महान्यायवादी नाम आपने बहुत बार सुना होगा। क्या होता है महान्यायवादी शब्द के अनुसार? देखिए, पॉलिटिकल में क्या है, शब्दों का अर्थ निकालना अगर आप सीख गए तो उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। महान्यायवादी क्या होता है? न्याय करने वाले को न्यायवादी कहते हैं, और जो देश में सबसे बड़ी न्याय कर दे, उसकी न्याय सबसे बड़ी मान ली जाए, उसको हम समझने के लिए क्या कह सकते हैं? महान्यायवादी। ये शब्द की परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा हूं। संविधान ऐसा नहीं करा कि सबसे बड़ी न्याय करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन इसके द्वारा किए गए फैसले भारतीय न्यायपालिका के साथ, भारतीय संघ सरकार के साथ प्रभावित होते हैं। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती, एक सरकार और एक न्यायपालिका के बीच की बात होती है, तो इसलिए इसको महान्यायवादी कहा जाता है। अब सीधे सीधे सवाल है, 5 सवाल रख रहा हूं और एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। 5 सवाल सीधे रख रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लो पहला सवाल कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? पहला सवाल, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? दूसरा सवाल, शपथ कौन दिलाएगा? तीसरा सवाल, त्यागपत्र किसे देगा? चौथा सवाल, कार्यकाल क्या होगा? और 5वां सवाल, योग्यता क्या होगी? सीधे सीधे 5 सवाल हैं भाई। नियुक्ति कौन करेगा, शपथ कौन दिलाएगा, त्यागपत्र, कार्यकाल और योग्यता। इसके बाद इसके और पद की बात करें तो देखो मेरे प्यारे साथियों, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। और अनुच्छेद भी आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 76 के तहत साफ साफ कह रहा अनुच्छेद कि महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अब दूसरा सवाल, ये शपथ किसके समक्ष ग्रहण करेगा? तो सीधा सीधा आप उत्तर क्या बता दोगे? राष्ट्रपति के समक्ष। बात करें त्यागपत्र की तो भी आप क्या बता देना? त्यागपत्र किसके समक्ष ग्रहण करता है? राष्ट्रपति के समक्ष। बात करें कार्यकाल की, यहां ध्यान देने वाली बात है, कार्यकाल जो है वो बहुत बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, प्रसाद पर्यंत। अब देखो ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है, यहां कोई ज्यादा समझने ली की बात नहीं भाई। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सवालों की अगर हम चर्चा करें तो एक छोटे से टॉपिक में आपको 15 से 20 सवाल मिलेंगे। जैसे पहला सवाल हो गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी? आप बता दोगे 76 के तहत। नियुक्ति कौन करता है? आप बता दोगे राष्ट्रपति। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, त्यागपत्र राष्ट्रपति के समक्ष। मुद्दा यह है कि प्रसाद पर्यंत क्या होता है? देखना साथियों, प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। प्रसाद का मतलब खाने वाला नहीं होता है, आप कहीं ये समझ जाओ। वो खाने वाला अलग होता है और ये अलग होता है। यहां पे इस शब्द का मतलब पर्यंत शब्द इसके साथ जुड़ा है, तो ये कह रहा है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। अर्थात महान्यायवादी को पद से हटाने का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। राष्ट्रपति इसको जब चाहे तब हटा सकता है, लेकिन मुद्दा यह कि ऐसे तो फिर राष्ट्रपति की दादागिरी चलेगी। तो देखो इसके लिए क्या किया गया, किस व्यक्ति को तो नियुक्त करे राष्ट्रपति, कब तक रखे, ये तो राष्ट्रपति की दादागिरी भी हो सकती है। तो क्या कहा गया कि इसकी नियुक्ति जब राष्ट्रपति करेगा तो किसकी सलाह पर करेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति करेगा। चलो भाई एक बात मान ली, तो मंत्रिपरिषद जिस व्यक्ति की सलाह देगी। दूसरा सवाल यह है
कि चाहे तब हटा देगा, तो मंत्रिपरिषद हटाने के लिए राष्ट्रपति इसको हटाएगा तो फिर किससे विचार करता है? मंत्रिपरिषद से। अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, इसलिए राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। लेकिन संविधान ये कहता है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है भाई, तो संविधान ये कहता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये पद पर रह सकता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहां योग्यता का आता है। योग्यता में तो एक ही बात है भाई कि सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता हो। सर्वोच्च न्यायालय का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो। सवाल मेरा यह है कि मंत्रिपरिषद किस व्यक्ति को बोले कि राष्ट्रपति इसे महान्यायवादी बनाए, किस व्यक्ति को लेके आए? तो देखो क्या कहा गया कि सलाह तो मंत्रिपरिषद देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्रिपरिषद हर किसी व्यक्ति को कह दे। इसलिए क्या कहा गया कि योग्यता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखी। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय का जज, सर्वोच्च न्यायालय का जज, ऐसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट समझ लेना आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या है? तो देखो भाई अनुच्छेद 124.3 साफ साफ कह रहा है, 124.3 साफ साफ कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने में दो बातें होनी चाहिए। या तो वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष जज रह चुका हो, एक या एक से अधिक 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में जज रह चुका हो, या वह 10 वर्ष के रूप में 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में क्या रह चुका हो? अधिवक्ता रह चुका हो। दोनों चीजें हैं भाई। या तो वह किसी उच्च न्यायालय में, एक से अधिक उच्च न्यायालय कोई, लेकिन कम से कम कितना चाहिए हमें? 5 वर्ष उच्च न्यायालय में जज रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष के रूप में वकालत कर चुका हो या अधिवक्ता रह चुका हो। और राष्ट्रपति की नजर में वह कानूनविद होना चाहिए, तो अपने आप ही हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता अनुच्छेद 124.3 में यह है। ऐसी योग्यता जिस व्यक्ति में है और उसका नाम अगर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से पारित हो जाए, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है? महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो देखने का पीछे देखिएगा कि योग्यता क्या? सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता। और ऐसे में इसकी नियुक्ति के बाद यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब मुद्दा यह है कि यह कार्य क्या करता है? महान्यायवादी का आखिर कार्य है क्या? कार्य करेगा तो क्या करेगा? तो देखो ये संघ सरकार के विरुद्ध जो भी मामले न्यायालय में जाते हैं, तो संघ सरकार को या केंद्र सरकार को, ये केंद्र सरकार या मैं कह दूं संघ सरकार, भारत में जो है संघ सरकार को क्या करेगा भाई? कानूनी सलाह देने का कार्य करता है। कानूनी सलाह या मुकदमे की पैरवी करेगा। मुकदमे की पैरवी करने का मतलब है वकील बनकर जाएगा भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार के खिलाफ कोई भी न्यायिक मामला है, किसी भी मामले को लेकर सरकार से कोई सवाल जवाब पूछा गया है, तो उस मामले के लिए भारत सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा विधि बनकर जाता है, जो सबसे बड़ा वकील बनकर जाता है, वो कौन है? महान्यायवादी। और मेरे दोस्तों इसीलिए इस महान्यायवादी को संघ सरकार का सबसे बड़ा वकील कहते हैं। सब देश का सबसे बड़ा वकील, इसे और हम क्या कहते हैं? विधि का ज्ञाता। इसे हम अन्य नाम में विधि का संरक्षक भी कहते हैं। ये इसको अन्य नाम देते हैं। देश का सबसे बड़ा वकील, विधि का ज्ञाता, विधि का संरक्षक, कानूनी ज्ञाता, ये सारे नाम इसको दिए जाते हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से वकील बनकर लड़ाई लड़ने के लिए जो जाता है, ये सारे कार्य कौन करता है? महान्यायवादी करता है। चलो भाई, ये कार्य किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 76.2 के तहत। 1 के तहत इसकी नियुक्ति, योग्यता, पद से हटाना, लगाना, सारी बातें, और 76.2 के तहत क्या करेगा? ये कार्य करेगा। तो एक तो अनुच्छेद 76 1 और 2 आपको याद रखना है। दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो है, देखो क्या है? अनुच्छेद 88 है भाई। क्या कह रहा है? देखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि पूरी संसद में ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, संसद में एकमात्र व्यक्ति ये है जो संसद का सदस्य नहीं है।
समझना बात को। पूरी संसद में अनुच्छेद 88 क्या कह रहा है कि ये संसद का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है संसद में बैठने वालों में जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, कार्यवाही में भाग लेता है। दूसरी बात, बीच में परामर्श करता है या अपनी राय भी रखता है। संसद की जब कार्यवाही बैठक सत्र चल रहे होते हैं तो बैठक में भाग लेता है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी बैठकों में भाग लेता है, कार्यवाही में भाग लेता है, अपने विचार रखता है, परामर्श देता है। परंतु अनुच्छेद 88 कह रहा है कि इसे मत देने का अधिकार नहीं है। भाई क्या नहीं है? इसे मत देने का अधिकार नहीं है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति, अनुच्छेद 88 कह रहा है, एकमात्र व्यक्ति जो संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी सदन की कार्यवाही में बैठेगा, अपने विचार रखेगा, परामर्श करेगा, परंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। चलिए, इसके अलावा और हम बात करें तो कार्य क्या होगा इसके? कानूनी सलाह प्रदान करेगा, सरकार के लिए मुकदमों की पैरवी करेगा। अब मान लो इसका सामान्य कार्यकाल की अगर हम बात करें तो वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, लेकिन सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि परंपरा यह है कि जैसे ही संघ सरकार में मंत्रिपरिषद बदलती है वैसे ही महान्यायवादी बदल दिए जाते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन इसलिए बदल दिए जाएंगे क्योंकि इस महान्यायवादी की नियुक्ति उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर हुई थी और वही जब नहीं है, दूसरी मंत्रिपरिषद आएगी तो वो अपनी सलाह प्रदान करेगी राष्ट्रपति को, इसलिए महान्यायवादी भी सरकार के साथ हटा दिए जाते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है पर परंपरा में ऐसा ही होता है। अब मान लो ये 5 साल बाद हटा दिया गया तो क्या कार्य कर पाएगा? क्योंकि देश का सबसे बड़ा वकील है, तो इसके लिए संविधान ने क्या कहा कि ये उसके बाद निजी प्रैक्टिस तो कर सकता है, रोका नहीं गया है निजी प्रैक्टिस से, लेकिन ये किसी व्यक्ति के मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता, सरकार के खिलाफ किसी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। क्योंकि जब ये महान्यायवादी है, एक चीज याद रखना, महान्यायवादी द्वारा दिए गए निर्णय, और महान्यायवादी जो है वो भारत के किसी भी न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय में, पैरवी कर सकता है भारत सरकार की तरफ से। ये ऐसा नहीं कि वहां नहीं जा सकता, हर न्यायालय में, और इसके निर्णय भी भारत सरकार के लिए होते हैं। इसलिए ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं करेगा, भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी नहीं करेगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए इसे रोका नहीं गया और ये कह रहा कि अगर भारत सरकार अनुमति दे तो ये कोई मुकदमे की बात कर सकता है। इसके अलावा इसको एक और चीज के लिए मना कर दिया गया। क्या कहा गया कि भाई आप किसी भी कंपनी के पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करोगे क्योंकि ये आप देश के सबसे बड़े वकील के पद पर रहकर आ चुके हो। चलो भाई, क्या अकेला व्यक्ति सारे मुकदमे की पैरवी कर सकता है? आपका जवाब क्या होगा? नहीं कर सकता। तो क्या किया गया? इसके लिए इसकी सहायता हेतु एक तो सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। 2 तो अतिरिक्त रहेंगे और 1 सॉलिसिटर जनरल रहेगा जो किसकी सहायता करेंगे? महान्यायवादी की सहायता करेंगे। महान्यायवादी की सहायता हेतु ये नियुक्त किए गए हैं। अब समझना बात को, देखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। महान्यायवादी का पद जो है वो भारतीय संविधान की उपज है। आप समझने की कोशिश करना, महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान की उपज है और ये जो सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो हैं, ये जो दोनों पद हैं ये भारत सरकार की उपज है। संवैधानिक पद तो कौन सा है? महान्यायवादी। और सरकारी पद कौन से हैं? क्योंकि संविधान में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये 2 चीजें इसके लिए अलग से रखी गई। इसके बाद हम बात करें इसके वेतन की कि महान्यायवादी का वेतन क्या होगा। अगर आपको ध्यान है मेरे मित्रों तो देखो, पीछे हमने बात करी थी कि इसका जो योग्यता है, महान्यायवादी की जो योग्यता है वो देखिए क्या है कि इसकी योग्यता में हमने ये कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में लिखा था हमने, सबसे पहले ध्यान दो, योग्यता में क्या लिखा? सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता।
अब सर्वोच्च न्यायालय के जज की योग्यता, भाई किसी भी काम में जैसी योग्यता होती है वैसा ही तो उसे फल मिलता है। भाई जैसा काम करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। आपने सुना ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। भाई जैसे कार्य करोगे वैसे, जैसे कांड करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। अब आप पढ़ाई रोते तो ऐसे फिरते हो कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो आपको खुद को पता है। साथियों अगर आपसे ईमानदारी से बात करूं तो आपको निश्चित रूप से पता है कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसी आप तैयारी कर रहे हो। क्योंकि पढ़ाई कम हो रही है और मेले बाबू ने थाना थाया ये ज्यादा हो रहा है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो इन चीजों का वक्त आपके पास नहीं है। बार बार आपको हर बार वीडियो में आगाह करता रहता हूं कि अब राजस्थान पुलिस का एग्जाम डेट आ गया, पटवार का एग्जाम फरवरी तक हो जाएगा। शायद ये जो आजकल बेरोजगार हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है, हमने भी इस पर कल परसों वीडियो बनाया था, तो शायद सरकार पे ज्यादा प्रेशर आ जाए, रेलवे का एग्जाम भी हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपके पास बहुत सारे मौके हैं। देखना, आप अगर सामान्य तैयारी कर रहे हो तो रीट की तैयारी आपके पास पड़ी है, और ऐसे टॉपिक है जो सब में आएंगे। ये मैं जो पढ़ा रहा हूं वो हर एक एग्जाम में आएगा। पॉलिटिकल राजस्थान पुलिस में भी है, पॉलिटिकल पटवारी में भी है, पॉलिटिकल एसएससी में भी है, रेलवे में भी है, दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, पटवार के फॉर्म भरे जा चुके, रेलवे के भरे जा चुके, रीट के फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। ये सारी चीजें सब में है। तो आप लोग एक बार अपने मन से एक बार इतनी तैयारी कर लीजिए कि दोबारा आपको मौका नहीं मिले, आपको मौका नहीं मिले कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। एक अपने जीवन को एक दिशा दे दीजिए। साथियों हम मनुष्य दुनिया की सबसे ताकतवर जो प्राणी है, ताकतवर जो जीव है वो हम हैं। हमारे पास सोचने, समझने, हंसने, मुस्कुराने की सारी ताकतें, हम में जो खूबियां हैं वो बाकी किसी में नहीं है। आप अपने आप को कमजोर समझने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान ने अपने आप को, ये बात मैं बहुत बार बोलता रहता हूं, भगवान ने आप जैसा आपको ही बनाया। आपका फिंगरप्रिंट दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान से नहीं मिलता है। तो आप बहुत यूनिक हो। जब उसने बनाने वाले ने आपके साथ भेदभाव नहीं किया तो आप उसकी बनाई हुई बात पे कैसे शक कर सकते हो। इसलिए आज से और अभी से वादा करो मेरे साथ कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे। मैं मिलना चाहता हूं आपसे पुलिस का एग्जाम होने के बाद। इसी ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे मिलूंगा, तब मुझे आपका एक मैसेज चाहिए कि यस सर मुझे आपका सिलेक्शन हो गया। वरना खुद को फेलियर का टैग लगा के घूमते रहना पूरी जिंदगी। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात बिल गेट्स ने कही थी कि अगर कुछ दिन की खुशी चाहिए तो आप मोबाइल टीवी देख सकते हो, महीने भर की खुशी चाहिए तो आप घूमने जा सकते हो, साल 2 साल की खुशी चाहिए तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो आप अपने काम से प्यार करना शुरू कर दो। बिल गेट्स जो दुनिया के बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, पूरा आप अपने काम से प्यार करना शुरू कर दो, कभी जिंदगी में निराश नहीं होगे। क्योंकि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, आपको बस मेहनत करने की आवश्यकता है, रिजल्ट अपने आप आपके सामने आएगा। तो बात ये चल रही थी कि योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर है। जब इसकी योग्यता उतनी ही है तो काम भी वैसा ही होगा ना। तो इसलिए क्या कहा गया कि अगर ये योग्यता उतनी रखेगा तो इसको वेतन भी कितना मिलेगा भाई, सर्वोच्च न्यायालय के बराबर ही इसको वेतन दिया जाएगा। तो इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होता है, और वो लगभग आप 90,000 अब मान सकते हो। ये देखो बढ़ता घटता रहता है। करंट जीके की बात करें, आज है कल बढ़ जाए तो ये घटेगा तो नहीं, बढ़ता ही रहता है। वो तो बोलने में आता है, बढ़ना घटना साथ में बोले जाते हैं शब्द, तो ये मान सकते हो। इतना ध्यान रखना है कि इसका वेतन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होता है, क्योंकि इसकी योग्यता भी उसी के समानांतर होती है। इसके अलावा अगर मैं इसकी और बात करूं तो आपसे पूछे कि भाई पहला महान्यायवादी कौन था, प्रथम महान्यायवादी। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तो प्रथम और एक वर्तमान, 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए। देखिए मित्रों, आप राजस्थान पुलिस की स्पेशली बार राजस्थान पुलिस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम डेट आ गई, वरना तो हम सारी चीजों की बात करते हैं। करण जी के आएगा राजस्थान पुलिस में, और उसमें एक टॉपिक होता है पदाधिकारी। मैं चर्चा करूंगा आपके साथ करण जी के में, निश्चित रूप से चर्चा करूंगा और बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा, वादा है मेरा। भरोसा रखिए, आप लोग जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट सब करते रहिए, क्योंकि आपका प्यार ये हमें बहुत आगे लेके जाएगा। और आप जितना हमारे लिए तत्पर होगे, वादा करता हूं आप 10 दोगे तो हमसे 100 पाओगे, यकीन मानिए मेरा। तो प्रथम महान्यायवादी तो थे MC सित्तलवाड़। आप कॉपी में इसको उतार सकते हैं। मैं बार आपसे कह रहा हूं, कोई भी चीज आपको लिखनी हो मैं बोर्ड पे मिटाता नहीं हूं, और शायद आप इस चीज को
अपने वीडियो को एक बार रोक के आराम से देख सकते हो कि एक सॉलिसिटर जनरल, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है, आप इसको भी रोक के देख सकते हो। 1988 में देने का अधिकार है नहीं है, तो आप बिल्कुल आराम से रोक के इसको देख सकते हो। तो पहले महान्यायवादी कौन थे? एएमसी चित्तलवाड़। अब तक देखो, कल को क्या हो जाए कह नहीं सकता, 15 व्यक्ति बने हैं। कितने व्यक्ति बने हैं? 15 व्यक्ति महान्यायवादी बने। और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। देखिए मैंने कहा था सरकार अगर चेंज होती है तो महान्यायवादी चेंज होता है। पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी, अब की बार भी भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो मंत्रिपरिषद की सलाह सेम वही गई। इसलिए पहले कार्यकाल में भी यही थे और अब भी 2014 से ये लगभग हैं, या 2017 से भी आप इनको समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। 2014 में मोदी सरकार आई, उसके बाद थोड़े दिन बाद ये बनाए गए, क्योंकि पहले वाले मुकुल रोहतगी, इससे पहले के वेणुगोपाल से पहले मुकुल रोहतगी थे, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, फिर वेणुगोपाल बनाए गए। बीजेपी सरकार दोबारा 2019 में आई, ये अब तक बने हुए, कल को हटा दे कह नहीं सकता, इसलिए वर्तमान तो करंट जी की में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है। इसके साथ एक चीज अगर आप और याद रखना चाहो तो जैसे मित्रों महान्यायवादी होता है साथियों, वैसे ही राज्य में एक पदाधिकारी होता है महाधिवक्ता। एक महान्यायवादी और एक क्या है? महाधिवक्ता। इसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। देश में राष्ट्रपति है, राज्य में राज्यपाल समझ लेना। देश में मंत्रिपरिषद है, राज्य में मंत्रिपरिषद है। महान्यायवादी का कार्यकाल, योग्यता, शपथ, त्यागपत्र सारा राष्ट्रपति पर है। ठीक वैसे ही महाधिवक्ता का सारा राज्यपाल पर हो जाएगा। वहां सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता है, तो यहां क्या हो जाएगा? अपने आप उतर जाएगा। भाई देश में जो सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में कौन हो गया? उच्च न्यायालय। देश में राष्ट्रपति, राज्य में कौन हो गया? राज्यपाल। देश में मुख्यमंत्री, राज्य में कौन हो गया? प्रधानमंत्री। देश में संघ सरकार, राज्य में राज्य सरकार। तो सेम टू सेम बस बदल लो, कन्वर्ट कर लो। अरे इतना समझ लो कि गंगाधरी शक्तिमान है, समझ पा रहे हो बात को? गंगाधरी शक्तिमान है। जो वहां पे महान्यायवादी है वो यहां कौन है? महाधिवक्ता है। जो वहां राष्ट्रपति है वो राज्य में कौन है? राज्यपाल है। तो इसकी योग्यता की, महाधिवक्ता की योग्यता की अगर बात आपसे करूं तो उच्च न्यायालय का जज हो जाएगा। महान्यायवादी की बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय का जज हो जाएगा। उसका वेतन उसके बराबर, इसका वेतन उच्च न्यायालय के बराबर। हाँ थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे अनुच्छेद का चेंज आ जाएगा, थोड़ा बहुत वेतन का चेंज आ जाएगा, थोड़ा बहुत योग्यता का चेंज आ जाएगा। लेकिन एक तो आप उत्तर बिल्कुल ही गलत तरीके से करें, एक थोड़ा सा समझ के करें। थोड़ा सा समझना और टेक्निकल तरीके से कार्य करना बहुत अच्छा होता है। आप पेपर करने जाओगे, देखिए बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लोग जब तैयारी करके जाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन पेपर खराब होता है। उस आपका कॉन्फिडेंस और उस टाइम में किया गया कार्य डिपेंड करता है। देखिए इसीलिए कहा जाता है अंत भला सब भला। शुरुआत कैसी हुई कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अंत में अगर आपने अच्छा किया तो वो बहुत बेहतरीन माना जाता है। जैसे मैं क्रिकेट के एक लीजेंड युग का अंत हुआ, थोड़े दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया। आप निश्चित रूप से उनके बारे में जानते हो, उनकी शुरुआत बेहद धीमी होती थी हमेशा ही, और बहुत बार ऐसा लगता था कि धोनी क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर माना जाता है। मतलब वो काम को पूरा करके आते थे। अब्दुल कलाम साहब जो थे वो क्रिकेट देखते नहीं थे, सुनते थे। धोनी के लिए एक लाइन मुझे याद आ गई इसलिए बता रहा हूं। तो कहते हैं कि वो जब धोनी खेल रहे थे तो वो स्कोर पूछते रहते थे। तो किसी ने कहा कि भाई भारत की स्थिति खराब है, ये है वो है। जब भी ऐसी होती थी वो पूछते थे कौन खेल रहा है, बोले धोनी खेल रहा है। तो बोले फिर क्या डरने की बात है, ठीक है बस आराम से। इतना भरोसा आता था, क्योंकि ऐसे ही कोई सर्वश्रेष्ठ फिनिशर नहीं बन जाता। ऐसे बहुत सारे मैच हैं, आपको निश्चित रूप से वर्ल्ड कप याद होगा। ज्यादा बातें नहीं करना चाहता मैं, लेकिन धोनी काम पूरा करके आते थे इसलिए फिनिशर कहे जाते थे। तो आप जो भी तैयारी करिए उसे पूरी करिए ना यार, एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए, यकीन मानिए जिंदगी बदल जाएगी। आप मनुष्य हैं, जिंदगी को काटना नहीं है, जीना है, तो जीना सीखिए। चलिए महान्यायवादी का पद यहां तक समाप्त करते हैं। अगले कार्यकाल में, अगली क्लास में एक और छोटा सा कोई अच्छा सा टॉपिक ले आके आता हूं। और आप राजस्थान जीके के लिए भी मुझसे रिकमेंड कर सकते हैं कि राजस्थान जीके का कोई टॉपिक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक अपन टच करें और ऐसी ऐसी बातें आपको बता दी जाएं जो आप सुन लें और पढ़ लें बुक में, तो आपको क्लियर हो जाए। चलिए मित्रों,
मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो मत करना भाई, आपकी मर्जी है। क्योंकि ना तो आपके बिगाड़ने से बिगड़ना, ना बनाने से बनना है, वो तो जब आप और हम मिलके काम करेंगे। अकेला कुछ नहीं। मैं मेहनत नहीं करूंगा तो आप अच्छा नहीं करोगे, और मैं मेहनत करूंगा आप अच्छा नहीं करोगे तो मैं लगातार मेहनत नहीं कर पाऊंगा। एक चीज हमेशा कभी नहीं चलती, इसलिए वन वे नहीं होता, टू वे हमेशा होता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।